जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, हम उसका पता लगाएंगे। अगर उसका पता लगाने में आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, अन्यथा हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं सत्य का पता लगाने के लिए। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। मर्यादा? धीर भाई जी, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। हम इस आपराधिक दुर्घटना की गंभीरता से जांच करवाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, ध्यान रखिएगा अपना। कुंवर जगमाल, हाँ राधिमा, जब प्रताप ने हमारा सर तोड़ा था ना, तब भी हमें इतना चक्कर नहीं आया जितना चक्कर दाजीराज से आपकी बातें सुनकर आया। आपने तो दाजीराज के मन में उनके प्रिय बेटे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रताप के लिए ही संदेह का बीज बो दिया। क्योंकि हमारा पुत्र निर्दोष है। निर्दोष है ना? हाँ, हम तो निर्दोष हैं। अपराधी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है रावत जी, हमारे परिवार में से ही कोई है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं राणा जी? क्योंकि इस दुर्ग और इस महल की दीवारें आपकी देखरेख में है रावत जी, जिसे कोई भेद नहीं सकता। फिर भी राणा जी, जब तक ये जांच पड़ताल चल रही है रावत जी, जांच के समय आपको तटस्थ रहना होगा। हम आशा करते हैं कि आपकी तटस्थता पर विश्वास कर सकते हैं। जी राणा जी, हमारी जांच की तटस्थता पे आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। अति उत्तम रावत जी। हो सकता है कि जांच के समय हम भावनाओं में बहकर अपनी तटस्थता खो बैठे। उस समय आप ही हैं जो हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर बने रहने में सहायता करेंगे, और आपको ऐसा करना होगा रावत जी, क्योंकि जब हमें अपने परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ऐसा घृणित अपराध करने के लिए खोजना होता है, वो कार्य सरल नहीं होता। राणा जी, आपको संदेह किस पर है? हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। रानी मां, आपका घाव कैसा है? अब जब हमारे पति हमारे बच्चों के विरुद्ध न्यायिक जांच पड़ताल करें तो हमारा घाव कैसे भरेगा? रानी मां, आपसे इसी न्यायिक जांच के संबंध में बात करने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें एक वचन दें। आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बताइए। दाजीराज चाहे जितना भी और जैसा भी दबाव डालें आप पे, यहाँ जो कुछ भी हुआ है, हम चाहते हैं आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। आप चाहते हैं कि हम मेवाड़ नरेश से झूठ बोलें, पर आप जानते हैं कि हमें कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ होगी। परंतु हम जानते हैं कि आपने जो वचन हमें और जगमाल को दिया है, उसका क्या महत्व है।
वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। इसलिए हम अपने हृदय पर पत्थर रख के कोई ना कोई राह निकाल देंगे। शहंशाह, हमें आपसे अशद जरूरी बात करनी है। बयान हो। अब दरअसल शहंशाह, ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि मेवाड़ की गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा अब हमें उसे माकूल जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ कोई कारगर तजवीज सोचनी पड़ेगी। जैसे मेवाड़ के पास पड़ोस की रियासतों में जो उससे खौफजदा हों, जो उससे नाखुश हों, उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए और उन्हें आगे रख के प्रताप के साथ मुकाबले की कोई सूरत निकल जाए तो। ये कौन फिर प्रताप से मुकाबले की ख्याली तजवीजें सुना रहा है? बैरम खान, इतनी नाकामियों के बाद भी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये तो आपने अक से रश्क बना डाला। अब एक काम कीजिए, कोई ऐसा अक्स बनाए जो हमारे ख्वाबों को शक्ल दे। जी जहां पना। तो शहंशाह, हम ये कह रहे थे कि कोई ऐसी तजवीज करनी चाहिए जिससे मेवाड़ की फौज की हिफाजती कुव्वत पे चोट पड़े। कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रताप को मुसलसल उलझना पड़े और उसकी हमारे तरफ से तवज्जो ही हट जाए। मगर इसके लिए आपको शहंशाह की इजाजत की क्या जरूरत आन पड़ी? करिए जो करना है। वैसे जैसे ग्वालियर पर हमला बोला था बिना इजाजत के, चुप क्यों रह गए बैरम खान? आप तो चित्तौड़ भी गए थे। ग्वालियर के भगोड़े राजा और उसके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए। हुआ क्या? बेइज्जत होकर लौट आए वापस खाली हाथ। जब आपकी आदत ही पड़ चुकी है जो जब दिल में आए उसे कर डालने की, तो आज अचानक शहंशाह से इजाजत लेने की या फिर उनसे सलाह मशवरा करने की जहमत का ख्याल कहां से आ गया? बराए मेहरबानी आप अपनी औरताना अक्ल को मर्दों के मामलात में ना ही डालें तो बेहतर होगा। अरे हम यहाँ शहंशाह के साथ मशवरा करके कोई ऐसी तजवीज बनाने में जुटे हैं जो किसी सूरत नाकाम ना हो, और आप हैं कि मुआफी दे दीजिए हमें, गलती हो गई हमसे। क्योंकि चित्तौड़ से अभी अभी नाकामी और जिल्लत का जो तोहफा साथ लेकर आ रहे हैं आप, उसकी शर्म को छुपाने के लिए शहंशाह से बेफजूल की खामखा की बातें बना रहे हैं आप। महामंगा, अपनी औकात में रहो तुम। अजीराज, कुंवर प्रताप, आज हम आपसे ना ही राजा के रूप में और ना ही एक न्यायाधीश के रूप में मिलने आए हैं। ओ न्यायाधीश जो न्याय प्रक्रिया के समय सत्य के अतिरिक्त और किसी चीज पर ध्यान ना देने के लिए जाना जाता है, आज हम आपसे आपके दाजीराज के रूप में मिलने आए हैं। इससे पहले कि हमारे हाथ मर्यादा के हाथों विवश हो जाए, अगर आपको लगता है कि आपके पास हमें बताने योग्य कुछ भी है तो आप बता सकते हैं। कौन प्रताप, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? अजीराज,
आपने एक न्यायाधीश के रूप में सदा धर्म का मार्ग ही चुना है, फिर आज किसी की भी संग इतना अतिरिक्त स्नेह क्यों दिखा रहे हैं आप? किंतु कुंवर प्रताप, क्षमा कीजिए, आपको दरबार में मिलते हैं। ठीक है कुंवर प्रताप। ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। और सच बात तो यह है महामंगा कि अगर खुदा का खास्ता तुम अभी अल्लाह को प्यारी हो गई तो यकीन मानो ना ही जलाल को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही सल्तनत को, समझी तुम? और हां, अगर आपकी बूढ़ी हड्डियों में जरा सा जोर होता या आप में मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। कम से कम आप किसी नामुराद मर्द के काम तो आ जाती। मगर अफसोस आप तो इस लायक भी नहीं है। आप तो महज अपनी फिजूल बातों से मर्दों को परेशान करने वाली एक मगरूर और बेगैरत औरत है। बैरम खान! क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा? आईने में आपको आपका असली अक्स दिखा दिया तो तन बदन में आग लग गई। जलाल, जलाल आप सुन रहे हैं ना ये हमसे क्या क्या कह रहे हैं? आप जाएं अम्मी जान, खान बाबा मुगल सल्तनत के लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बात क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई इस महल में चुपचाप बंदूक जैसा जानलेवा हथियार लेकर आता है और चित्तौड़ की महारानी धीरबाई जी पर गोली चलाता है। अपराधी जो भी है इस महल में उपस्थित जनों में से कोई एक है। किंतु हमारा पहला संदेह कुंवर प्रताप पे। क्योंकि बंदूक हमें इनके पास मिली थी। किंतु मात्र इस बात पर हम कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। दाजीराज, आपको निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वास्तव में अपराधी हम हैं। हाँ दाजीराज, रानी मां पर दुर्घटनावश गोली हमसे ही चली। मान, पर
हमें तो यही सुनने में आया कि आप भय के मारे छैया के नीचे छिप गई थी और जब तक दुर्घटना चली आप वहीं पे छिपी हुई थी। नहीं छोटी माँ, वो हम भयभीत हो गए थे। अपराध करने के बाद हम वहां छिप गए थे। मान बस वीरबाई जी, तो मान कंवर आप कहना चाहती हैं कि गोली आपने चलाई है? जी दादी। अच्छा हमें यह बताइए कि यह बंदूक आपके पास आई कहां से? ये बंदूक कहां से? दाजीराज शस्त्रागार से मिली हमें। झूठ बोल रही हैं आप मान कंवर। अगर हम इतने महत्वपूर्ण जघन्य अपराध की जांच नहीं कर रहे होते तो आपको दंड देते झूठ बोलने के लिए। क्षमा चाहते हैं दाजीराज। सच तो ये है राणा जी, गोली हमने चलाई थी। हम जब कुलदेवी के मंदिर से लौटे तो हमारा मन उनके प्रति द्वेष से भर गया था। तो बस हमने गोली चला दी। हम जब से इस महल में आए हैं उन्होंने सदा ही हमें अपमानित किया है और जब ये सब असहनीय हो गया तो हमने अपने दादा के जानकार से बंदूक मंगाई और चला दी गोली। इस अपराध के अपराधी केवल हम हैं। वाह वीर भाई जी, क्या कथा गढ़ी है आपने। अगर उद्देश्यों को देखा जाए तो आपकी ये कथा सच भी लगती है, किंतु एक बात कहें आपसे, ये कथा बुनते समय आप एक बात भूल गए। हीरबाई जी को गोली लगना और उनके चिकित्सा होने के बाद आप कुलदेवी के मंदिर से इस महल में आई थी। याद है आपको? किंतु राणा जी। वीरबाई जी, दुर्घटना के समय इस महल में कौन कहां था और कौन नहीं था, इन तथ्यों का पहले ही पता लगवा चुके हैं रावत जी, और इन सभी तथ्यों को हमारे समक्ष सत्यापित भी करवा चुके हैं। राणा जी, सच क्या है हम आपको बताते हैं। नहीं अजब, आप कुछ नहीं जानती हैं और आप अपनी बारी आने से पहले मेवाड़ नाथ के सामने बोलने का, उनके काम में बाधा डालने का तो साहस मत कीजिए। ये ठीक कह रहे हुकुम, हमारी बातें बिना बात के विषय को और बढ़ा देगी। कुंवर प्रताप, जिस अधिकार से आपने अजबदे को हमारे सामने बोलने से रोका है, उससे हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि आप सच जानते हैं। बताइए कुंवर प्रताप, सच क्या है? हमारी ओर देखिए कुंवर प्रताप और बताइए कि गोली किसने चलाई है। हास फरियाद समझ लिए आप सबने हमारी इस न्यायिक जांच को, जिसके मन में जैसा आ रहा है हमारे सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। क्या आप सब लोग ये नहीं जानते, जो भी अपराधी होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड। आप सब में से किसी एक ने चित्तौड़ की महारानी हीरबाई जी पर गोली चलाई है। वो कौन है वो आप बताएंगे हमें। कुंवर प्रताप बोलिए। कुंवर प्रताप, अगर आप सच नहीं बोल सकते कुंवर प्रताप तो झूठ ही बोल दीजिए। हम आपके झूठ से ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। बोलिए कुंवर प्रताप, किसने चलाई गोली?
आपने ये बंदूक किससे बेची? कुंवर जगवाल, कुंवर जगवाल। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। हास फरियाद समझ लिए आप सबने हमारी इस न्यायिक जांच को। जिसके मन में जैसा आ रहा है हमारे सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। क्या आप सब लोग ये नहीं जानते जो भी अपराधी होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा? मृत्यु दंड। आप सब में से किसी एक ने चित्तौड़ की महारानी हीरबाई जी पर गोली चलाई है। वो कौन है वो आप बताएंगे हमें। कुंवर प्रताप, बोलिए कुंवर प्रताप, गोली किसने चलाई? अगर आप सच नहीं बोल सकते कुंवर प्रताप तो झूठ ही बोल दीजिए। हम आपके झूठ से ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। एक बात आपको बता दें कुंवर प्रताप, आपकी चुप्पी से कोई भी न्याय प्रणाली आप पर ही संदेह करेगी। नहीं राणा जी, हमारे पुत्र ने कुछ नहीं किया। इन्होंने गोली नहीं चलाई। सच कह रहे हैं ना? हे भगवान, चलिए अब आया सच सामने। हम नहीं जानते बंदूक कहां से आई, परंतु अतिथि कक्ष के बाहर बहुत सारी गोलियों के साथ पड़ी थी। उत्सुकता के मारे हम उसे देखने लगे और उसे हाथ में उठा ली और असावधानी वश हमसे गोली चल गई राणा जी, और हम घायल हो गए। तब तो आपको इस बंदूक में गोली भरनी भी आती होगी। अवश्य आता है राणा जी, आता है। हीरबाई जी, बंदूक भी यहीं पड़ी है और गोली भी। उठाइए बंदूक और हमें गोली भरकर दिखाइए इसमें। रहने दीजिए हीरबाई जी, आपको बंदूक ठीक से पकड़नी तो आती नहीं, गोली क्या चलाएंगे आप स्वयं पर। वैसे एक बात आप परिवारजनों से हम अवश्य कहेंगे, आपको एक दूसरे की जान लेनी भी आती है और एक दूसरे की जान बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़नी भी आती है। किंतु एक बात आप सब लोग भूल रहे हैं, ये राणा उदय सिंह का दरबार है। यहां कोई भी अपराधी इतनी सरलता से हमारे हाथों से नहीं निकल सकता। किंतु अपराधी जो कुंवर जगमाल कहां है? वो क्यों नहीं उपस्थित है यहां दरबार में? राणा जी, उनको चोट आई है तो वे अपने कक्ष में हैं। कुंवर जगमाल को यहां बुलाया जाए तुरंत। औकात में रहो तुम अपनी।
ये मत भूलो महामंगा कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। कम से कम आप किसी नामुराद मर्द के काम तो आ जाती। बड़ी अम्मी जी, आपके हुक्म की तामील हुई है। पीर मोहम्मद पकड़ा गया है, उसे आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहिए। इतनी हिम्मत नहीं हमें कि हम आगरा में कदम रखें। आगे से कभी मुगल सल्तनत में दिखना भी अब हम तो भाग रहे। माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए मुझे, खुदा के वास्ते मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। ले जाओ इस शहंशाह अकबर के पास ताकि वे इसकी बोटी बोटी काट के अपने भूखे शेरों की भूख मिटा सकें। मानता हूँ बेगम साहिबा कि मेरी बोटियां शाही शेरों के काम आएंगी, लेकिन इससे आपको क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं बच गया तो खुदा कसम आपके बहुत काम आऊं, बहुत काम। जैसे आपकी जूतियां जिन्हें आप पहनना नहीं चाहते, बैरम खान के मुंह पे मारना चाहती हैं। क्या कहा? मैं मानता हूं बेगम साहिबा कि मैं अव्वल दर्जे का कमजोर बुज़दिल हूं, बेपैंडे का लौटा। मगर बेगम साहिबा मैं उस हागरा जैसे मौत के कुएं में जिंदा रहा हूं कैसे? वक्त अपनी आंखें और कान खुले रख। बैरम खान ने जो जहनी तकलीफ पहुंचाई है ना आपको, वो तकलीफ मैं समझ सकता। आज से आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ। शागिर्द हो ना तुम उसी के, तो यकीन कैसे करूं तुम पर? मैं मानता हूं कि मैं उस कमजर्फ का शागिर्द हूं, मगर मैं गुलाम तो आपका ही हूं। और एक उस्ताद की नस नस से उसका शागिर्द ही वाकिफ होता है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? एक लीजिए, बस इस बार बचा लीजिए हमें। हम प्रतिज्ञा करते आज से आपकी हर पूजा में सम्मिलित होंगे। हम अपने सारे बुरे व्यसन छोड़ देंगे, हरी बुराइयां भी छोड़ देंगे। बस महादेव, इस बार बचा लीजिए हमें, इस बार बचा लीजिए। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? फांसी नहीं होने वाली है हमें। कहां रह गए हैं कुंवर जगमाल? इतनी देर में तो कोई रणभूमि से घायल सैनिक वापस आ जाता है। ताजीराज, ये क्या हो गया कुंवर जगमाल को? एक बात बताइए कुंवर प्रताप, क्या हमारी अनुपस्थिति में यहां इस महल में कोई युद्ध छिड़ गया था? क्या हो क्या रहा है इस महल में? चित्तौड़ की रानी को कोई गोली मार देता है, चित्तौड़ के राजकुमार को कोई रक्त रंजित कर देता है। इतना सब कुछ हो गया और किसी के पास भी संतोषजनक उत्तर नहीं है इस बात का। हम बताते हैं राणा जी।
हम जानते हैं कि हमें गोली लगना और कुंवर जगमाल का चोटग्रस्त होना, ये आपस में बातें जुड़ी हुई है। पर वो यूं हुआ कि कुंवर जगमाल ने गोली का स्वर सुना तो वे भागते हुए हमारे पास आने लगे और भागते भागते वो सीढ़ियों से गिर गए। वहां से उठकर भागे तो दीवार में टकराए और फिर जब हमारे पास पहुंचे तो यूं अपनी मां को रक्त में लथपथ देखना कोई छोटी बात तो नहीं थी उनके लिए राणा जी। चलिए ठीक है धीर भाई जी, एक पल के लिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि गोली चलाई किसने। सच तो यह है कि यहां हर कोई दोष अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। यहां पर हर कोई परिवार के किसी एक सदस्य को बचाना चाहता है। संभवतः वो जिससे वो सबसे अधिक स्नेह करते हैं। और वो आप ही हो सकते हैं कुंवर प्रताप। और हमारे इस संदेह को तब और बल मिल जाता है जब स्वयं धीरबाई जी सारा दोष अपने ऊपर ले लेती हैं। एक बात बताएं आपको कुंवर प्रताप, परिवार के सभी सदस्य संदिग्धों की सूची से बाहर निकल चुके हैं। अब केवल आप रह गए। ऊपर से बंदूक भी आप ही के पास मिली थी कुंवर प्रताप, इसलिए आप हमें बताएंगे कि गोली किसने चलाई थी। परिवार के सदस्यों में से कोई था या वो आप थे जिसने गोली चलाई थी? बोले कुंवर प्रताप, हम अंतिम बार आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो आप थे जिसने गोली चलाई थी? कुंवर प्रताप, आपकी चुप्पी हमें सोचने पर विवश कर रही है कि वो आप ही थे जिसने गोली चलाई थी। राणा जी, अभी अभी आपके जब इस जांच से जुड़े प्रश्नोत्तर चल रहे थे, हमें इसी संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जिससे आपको तत्काल अवगत करवाना हमारे लिए अति आवश्यक है। बोलिए रावत जी, क्या बात है? हो सकता है कि आपकी बात सुनने के बाद हमें निर्णय तक पहुंचने में सहूलियत हो। राणा जी, हमारे इस महल में बंदूक विक्रेता आया था। बंदूक विक्रेता? जी राणा जी, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उसे यहां आते देखा था। बोलिए रावत जी, किससे मिलने आया था बंदूक विक्रेता? बाबूजीराज प्रताप। नहीं रावत जी, इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता। हम स्वयं उस बंदूक विक्रेता से मिलना चाहेंगे। हम उससे सीधे और स्पष्ट प्रश्न पूछेंगे, सारी बात साफ हो जाएगी, सच अपने आप सामने आ जाएगा। जाइए रावत जी, उस बंदूक विक्रेता को हमारे सामने लाया जाए।
रावत जी, हमने आपसे कहा है कि जाइए और उस बंदूक विक्रेता को हमारे सामने लेकर आइए। राणा जी, वो बंदूक विक्रेता मेवाड़ छोड़कर जा चुका है। उसे आदेश दिया गया है कि वो पुनः मेवाड़ में कभी दिखाई ना दे। ऐसा कौन है मेवाड़ में जिसने हमारे अतिरिक्त किसी को देश निकाले का आदेश देने का दुस्साहस किया? बोलिए रावत जी, क्या नाम है उसका? औचिराज प्रताप। हम जानते हैं आपका कुंवर प्रताप, आप अब भी अपने बचाव में कुछ नहीं गए। ठीक है, आप सब ये बात सुन लें कि हमने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए हमारी जांच पड़ताल जारी रहेगी। जब तक हम कोई निर्णय नहीं ले लेते, कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुंवर प्रताप इस महल में बंदी बनकर रहेंगे। चुप्पी रावत जी, हमारे अथक प्रयासों के बाद भी कुंवर प्रताप से हमें चुप्पी के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। कुंवर प्रताप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोल पाते, इसलिए वो चुप रहकर सच छिपा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, हम ये मान लें कि उन्होंने धीरबाई जी पर गोली चलाई है? क्या इतने बड़े मूर्ख दिखते हैं हम रावत जी? यदि गोली किसी और पर चली होती, फिर चाहे वो हम ही क्यों ना होते, फिर भी हम एक क्षण के लिए बात मान लेते कि हो सकता है कि दुर्घटनावश कुंवर प्रताप से एक गोली चली हो, किंतु धीरबाई जी, ये असंभव है। जानते हैं रावत जी, एक बार धीरबाई जी अस्वस्थ थी, तब कुंवर प्रताप छोटे थे, तब भी उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर एक लिंग जी की पूजा की थी। धीरबाई जी तो स्वस्थ हो गए, किंतु कुंवर प्रताप को कई दिनों तक शैया पे लेटे रहना पड़ा। तो फिर आप ये बताइए रावत जी कि ये सब कुछ जानते बूझते हम इस बात को कैसे मान लें कि वो कुंवर प्रताप ही है जिन्होंने धीरबाई जी पर गोली चलाई है? शांत हो जाइए राणा, शांत हो जाइए। राणा जी, इतने वर्षों से हम आपको न्याय करते देख रहे हैं, और इतने वर्षों में एक बात तो हम भली भांति समझ चुके हैं, इस सत्य को कोई भी छुपा नहीं सकता, चाहे कोई कितने भी अथक प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु सत्य एक न एक दिन उजागर अवश्य हो जाता है। चिंता इसी बात की है रावत जी कि कुंवर प्रताप कोई साधारण नागरिक नहीं है, किंतु हम न्याय के आसन पर बैठे एक विवश राजा अवश्य है। आप ही बताइए रावत जी, अगर सारे साक्ष्य कुंवर प्रताप के विरुद्ध ऐसे ही जाते रहे और वो यूं ही मौन रहे, तो कैसे बचा पाएंगे हम कुंवर प्रताप को? नहीं राणा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे बाबूजी राज को।
हमें पूर्ण विश्वास है राणा जी, एक बार उस बंदूक विक्रेता का पता चल जाए तो सारा घटनाक्रम पूर्णतः पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगा। राणा जी, हम तत्काल इसी क्षण उसे खोजने के लिए रवाना हो रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए राणा। खैरिए रावत जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। राणा जी, हमारे होते भला आप क्यों जाएंगे? मेवाड़ नरेश हैं आप। रावत जी, हम राजा अवश्य हैं, किंतु जब तक इस राजा के भीतर बैठा एक पिता अपने पुत्र को निर्दोष न सिद्ध करते हैं, वो राजा अपना राजधर्म मन से नहीं निभा पाएगा। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।